बच्चों हमारा चल रहा था विद्युत क्षेत्र, और विद्युत क्षेत्र के बारे में हमने विद्युत क्षेत्र क्या होता है उसके बारे में पढ़ लिया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, और विद्युत बल रेखाओं की हम चर्चा कर रहे थे। जब आप विद्युत बल रेखाओं की चर्चा कर रहे थे तो वहाँ पे आपने ये देखा था, एक प्लस था आपके पास, एक माइनस था, और दोनों में हमने क्या किया था, विद्युत रेखाओं के बारे में देख लिया था कि किस तरह चलती है। प्लस में क्या होता है, प्लस में जो रेखा है प्लस से निकलती है और अनंत में माइनस की ओर जाती है। ऐसे ही माइनस में क्या होता है, अनंत में जो प्लस रखा हुआ है वहाँ से रेखा आती है। अगर अपने पास दोनों रखे हुए थे तो प्लस से रेखा किधर जाती है, माइनस की ओर आ जाती है, ये हमने देखा था। ठीक है, साथ में हमने कुछ इस तरह बल रेखाएं बनाई भी थी। ये अगर दोनों माइनस के हैं, दोनों एक जैसे हैं, तो इस तरह की बनती है, ये आपने देखा भी था कि माइनस की क्या होगा, इसमें प्लस से रेखाएं आएंगी। यहाँ पे क्या होगा, प्लस से रेखाएं आएंगी, चाहे प्लस कहीं पे भी रखा हुआ है। और ये आपने देखा था कि ये रेखाएं क्या थी, फैल रही थी। रेखाएं क्या हो रही थी, फैल रही थी, रेखाएं हमारी फैल रही थी। वहाँ पे हमने एक शब्द और पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि एकांक क्षेत्रफल में जो विद्युत बल रेखाएं गुजरती है, एकांक क्षेत्रफल में जो विद्युत बल रेखाएं गुजरती है उसको हमने तीव्रता का नाम दिया था। उसी को हमने क्या किया था, तीव्रता का नाम दिया था। बस उसी पे आधारित है। अब आपको क्या करना है, एकांक पे नहीं, अब हमें क्या करना है, एक विद्युत क्षेत्र में एक क्षेत्रफल रखना है, उस क्षेत्रफल पर लंबवत जितनी बल रेखाएं गुजरेगी उसी को हम कहेंगे विद्युत फ्लक्स। तो बच्चों आज जो हमारा टॉपिक है वो है विद्युत फ्लक्स का, कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है। तो जनरल डेफिनेशन मैंने आपको बता दी। क्या हुआ, एक विद्युत क्षेत्र में मैं क्या करूं, एक क्षेत्र रख दूं, उस क्षेत्र से जितनी भी लंबवत विद्युत बल रेखाएं पास हो जाती है, गुजर जाती है, वो क्या होगा, उसका फ्लक्स कहलाएगा। हालांकि फ्लक्स जो होता है वो क्या होता है, विद्युत क्षेत्र और सदिश क्षेत्रफल का अदिश गुणन होता है। अब बात आती है सदिश क्षेत्रफल क्या होता है। देखिए सदिश क्षेत्रफल क्या होता है, कोई भी आप सतह लें उसकी लंबवत इकाई सदिश लोगे वो आपका सदिश क्षेत्रफल कहलाएगा। सपोज कीजिए मेरे पास ये है, कोई भी चीज़ है, इसके मुझे क्या करना है, लंबवत लेना है। तो इसके ऊपर लंबवत ये जो रखूँगा, ये जो मैं मार्कर इस पर लंबवत रख रहा हूँ, यहाँ पे ये मार्कर लंबवत रखा है, ये क्या कहलाएगा, ये मार्कर इसका सदिश क्षेत्रफल कहलाएगा, क्योंकि तल के लंबवत इकाई सदिश है। ये क्या है, तल के लंबवत इकाई सदिश है। तो आप परिभाषा लिख सकते हैं, यहाँ कॉपी पेन लेके बैठे होंगे, ऐसा उम्मीद है मुझे आप लोग कॉपी पेन अवश्य लेके बैठे होंगे। अगर हमसे परीक्षा में पूछा जाता है कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है समझाइए, या विद्युत फ्लक्स की परिभाषित कीजिए, तो ये लिखेंगे कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से अभिलंबवत का मतलब होता है परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे, ठीक है, गुजरने वाली कुल रेखाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। गुजरने वाली कुल रेखाओं की संख्या को हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। और विद्युत फ्लक्स को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, फाई। ये फाई का चिन्ह होता है इस तरह, ये क्या होता है, फाई से रिप्रेजेंट करेंगे। इसको हम किससे प्रदर्शित करेंगे, फाई से करेंगे। और इसका जो मान होता है वो क्या होता है, विद्युत क्षेत्र ई और डीएस क्षेत्रफल। अगर आपके पास कोई विद्युत क्षेत्र ई है और एक पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल हमने क्या ले रखा है, डीएस ले रखा है, छोटा मान लें, डीएस क्षेत्रफल है, तो इसका जो छोटा फ्लक्स निकलेगा वो क्या होगा, डेल फाई ई डी एस कोस थीटा के बराबर होता है, ई डी एस कोस थीटा। अब ये कोस थीटा क्या है इसका ध्यान रखना। ख्याल है कि ई तो समझ गए आपको क्या है, विद्युत क्षेत्र है, और डीएस क्या है, क्षेत्रफल है। लेकिन थीटा का विशेष तौर से हमें क्या करना है, ध्यान रखना है कि थीटा विद्युत क्षेत्र ई तथा यहाँ देखिए सदिश क्षेत्रफल डीएस के, सदिश क्षेत्रफल डीएस के, फिर मैं बोल रहा हूँ सदिश क्षेत्रफल डीएस क्या होता है, पृष्ठ के लंबवत होता है, ठीक है, पृष्ठ के क्या होता है, लंबवत होता है। तो सदिश क्षेत्र के डीएस के मध्य का कोण है, ये अपन ने लिख रखा है, सदिश क्षेत्रफल पृष्ठ का अभिलंब सदिश है। और इस डेल फाई को हटा दें, डीएस को हटा दें, पूरे के पूरे हम क्या करें, बड़े पैमाने की बात करें तो वहाँ पे हमारे पास फ्लक्स का सूत्र हो जाएगा फाई बराबर ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट आपको आता है इसलिए यहाँ पर डॉट लगाया है। आपको ये ध्यान होगा कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, ए बी कोस थीटा होता है ना, क्या होता है अपने पास, ये ए बी कोस थीटा होता है, इसलिए ले रखा अपन ने यहाँ पे डॉट लगा दिया, अदिश गुणन। अब आप ये भी जानते हो कि अगर दो राशियों का अदिश गुणन करते हैं तो वो क्या होता है,
अदिश ही प्राप्त होता है, तो सीधी सी बात है मेरा फाई क्या होगा, एक अदिश राशि है। फाई जिसको मैंने क्या कहा है, विद्युत फ्लक्स कहा है, तो विद्युत फ्लक्स मेरा क्या होगा, एक अदिश राशि है। तो ये भी लिख के आएंगे कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है, सदैव एक अदिश राशि होता है। ठीक है, चलिए और समझने का प्रयास करते हैं इसको। यहाँ पे हम और समझ सकते हैं। मेरे पास ये क्या है, एक क्षेत्र है। ठीक है, एक क्षेत्र है किसी भी पृष्ठ का, ये मान लीजिए पूरा पृष्ठ है। इस पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना ले रखा है मैंने, S ले रखा है। और यहाँ पे ये जो E है, ये क्या है, विद्युत क्षेत्र की दिशा है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की दिशा है। अब अपन क्या करते हैं, इसके घटक देखते हैं। घटक देखने आते होंगे आपको। दो घटक होते हैं, एक ऊर्ध्वाधर घटक होता है और एक क्या होता है, क्षैतिज घटक होता है। पता है सबको। तो देखो अगर मेरे पास ये E है, ये अपने पास क्या है, E है, तो इसके घटक क्या होंगे। अगर ये थीटा कोण बना रहा है तो इसके घटक क्या हो जाएंगे, ये तो हो जाएगा E, कितना हो जाएगा, E साइन थीटा। कोस ऊपर वाला होगा, ये कितना हो जाएगा, E साइन थीटा। और ये वाला क्या हो जाएगा, E कोस थीटा। यानी एक तो क्षैतिज हो गया और एक क्या हो गया, ऊर्ध्वाधर हो गया। ये तो क्या हो गया, क्षैतिज हो गया, यानी हॉरिजॉन्टल हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया, ये आपका ऊर्ध्वाधर हो गया। ये हमारा क्या हो गया, ऊर्ध्वाधर घटक आ गया। अब देखो आप क्या कह रहे थे, अभिलंब होनी चाहिए, रेखाएं कैसी होनी चाहिए, अभिलंब होनी चाहिए, ऊर्ध्वाधर होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर हमें किसकी आवश्यकता है, इसी की आवश्यकता है। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया आपके पास E साइन थीटा। ठीक है, और ये हो गया आपके पास इसका वाला यही घटक आएगा। और ये क्या हो जाएगा अपने पास, E कोस थीटा। ये क्या हो जाएगा अपने पास, E कोस थीटा। तो आपको कौन सा चाहिए, हमें ऊर्ध्वाधर वाला ही चाहिए, इसलिए क्या होगा, यहाँ पे हम E कोस थीटा लेंगे। ठीक है, इसलिए हमारा जो फाई होता है, फाई क्या होता है, फाई इस तरह होता है। देखिए आपको लिखा था मैंने यहाँ पे, अगर आपको ध्यान हो तो यहाँ पे मैंने लिखा था E डॉट एस, लिखा था E डॉट एस। अगर E डॉट एस को खोलता हूँ तो क्या आएगा मेरे पास, E एस कोस थीटा आएगा। और वास्तव में ये यूँ होता है, वास्तव में ये होता है E कोस थीटा, E कोस थीटा और उसका क्षेत्रफल होता है। ये E कोस थीटा इसके कारण लेते हैं हम, क्या करते हैं, E कोस थीटा इसके कारण लेते हैं। ठीक है, समझ गए बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं कि अगर ये विद्युत फ्लक्स है तो भौतिक राशियों को किस प्रकार प्रभावित करता है, या भौतिक राशियों पे किस तरह ये निर्भर रहता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने कहते हैं कुछ विद्युत बल रेखाएं ले रखी हैं। उसमें मैंने क्या किया, एक क्षेत्र रख रखा है, एक क्षेत्र रख रखा है, पृष्ठ ले रखा है। ठीक है, कितनी रेखाएं, तो आप कहेंगे 1 2 3 4 रेखाएं। अगर मैं रेखाओं को बढ़ा दूं, रेखाओं को क्या करूं, बढ़ा दूं, है ना, या घटा दूं, जैसे यहाँ पे मैंने घटा दिया, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, तो क्या देखोगे आप, बढ़ा देंगे तो विद्युत फ्लक्स बढ़ेगा, घटा देंगे तो विद्युत फ्लक्स क्या होगा, घटेगा। तो कुल मिला के इन रेखाओं पे डिपेंड होगा। तो यानी जितना ज़्यादा विद्युत क्षेत्र होगा उतना ही क्या होगा, अभिलंब में क्या होंगी, विद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी ना उतनी ही ज़्यादा। तो इसका मतलब क्या है, मेरा जो फ्लक्स है वो किस पे डिपेंड करता है, मेरा फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है, ई पे डिपेंड करता है। विद्युत क्षेत्र के क्या होता है, समानुपाती होता है। क्लियर भाई, जितनी ज़्यादा रेखाएं आएंगी उतने ही अभिलंब से गुजरेंगे। अब रेखाएं कम होगी तो कहाँ से गुजरेगी, समझ रही बात को। और रेखाएं अगर बढ़ाने का मतलब है विद्युत क्षेत्र बढ़ाना, जितनी रेखाएं बढ़ेगी उतना विद्युत क्षेत्र बढ़ेगा, और जितनी रेखाएं घटेगी उतना ही विद्युत क्षेत्र क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो ये चीज़ लिखा हुआ आप लिख सकते हैं। यदि विद्युत क्षेत्र की रेखाएं अधिकतम हैं तब विद्युत फ्लक्स का मान क्या होता है, अधिक होता है, और विद्युत क्षेत्र का मान कम है तब विद्युत फ्लक्स का मान भी क्या होता है, कम होता है। यानी रेखाएं ज़्यादा हैं तो क्षेत्र ज़्यादा होगा, फ्लक्स का मान ज़्यादा होगा। रेखाएं कम हैं, क्षेत्र कम होगा, फ्लक्स का मान भी क्या होगा, कम होगा। तो इसलिए मैं डायरेक्ट कह सकता हूँ फाई क्या है, ई के समानुपाती है। क्लियर। चलिए क्षेत्रफल की चर्चा करें। सपोज कीजिए मेरे पास ये है और इस पर हमने क्या किया, 2 क्षेत्रफल रख रखे हैं, दिख रहे हैं अपने पास। एक तो ये ले रखा है, एक ये ले रखा है, एक बड़ा ले रखा है, एक छोटा ले रखा है। तो आप देख रहे हो जब मैंने बड़ा क्षेत्रफल ले रखा है तो उसमें ज़्यादा रेखाएं पास होंगी, और जब मैंने छोटा क्षेत्रफल ले रखा है तो उसमें क्या होगी, कम रेखाएं पास होगी। तो ये अपना बिल्कुल कॉमन सेंस है। अगर क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो विद्युत रेखाएं ज़्यादा पास हो जाएंगी, और क्षेत्रफल घटाएंगे तो विद्युत रेखाएं क्या होंगी, कम पास होंगी। तो सीधा समान है, फ्लक्स क्या होगा, क्षेत्रफल पे निर्भर करेगा, समानुपाती होगा। तो यहाँ पे ये आपका फ्लक्स क्या होगा, जो आप पृष्ठ लाए हो उसके क्षेत्रफल पे
निर्भर करेगा उसके क्या होगा, समानुपाती होगा। क्लियर, यही चीज़ लिखा हुआ है, आप कॉपी में लिख सकते हैं कि चित्र से स्पष्ट है कि पृष्ठ का क्षेत्रफल अधिक होने पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ से अधिक निकलेगी और क्षेत्रफल कम होने पर कम निकलेगी। अतः फाई प्रोपोर्शनल टू एस, एस क्या है आपका एरिया है, ठीक है, सरफेस का क्या है, एरिया है। तभी आपने देखा कि विद्युत क्षेत्र पर भी क्या कर रहा था, डिपेंड कर रहा था, और एरिया पर भी क्या है, डिपेंड कर रहा था। अगर इन दोनों को भी मैं यहाँ लिखूँ, अभी दोनों को भी लिखूँ, तो आपने ये देखा फाई किसके था, ई के समानुपाती था, और फाई किसके समानुपाती था, एस के। तो आप यहाँ से आप लिख सकते हैं फाई किसके हैं, ई और एस के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, किसके होता है, ई और एस के, और ई की जगह क्या लेते हैं हम, ई कोस थीटा लेते हैं और समानुपाती का निशान हटा देते हैं। चलिए थीटा की भी बात कर लें। यदि आपका सदिश क्षेत्र वाला एस वेक्टर और विद्युत क्षेत्र के मध्य हम क्या करें, कोण लें, तो उस पर भी क्या होगा, फ्लक्स डिपेंड करेगा। कैसे करेगा, यदि मैं थीटा का मान 0 ले लूँ, थीटा का मान क्या करूँ, 0 ले लूँ, यानी आपका सदिश क्षेत्रफल और ई जो आपका विद्युत क्षेत्र है दोनों एक ही दिशा में आ जाएं, तो सारी की सारी बल रेखाएं क्या होंगी, लंबवत गुजर जाएगी, इसके गुजर जाएगी क्या, सारी सारी लंबवत क्या होगी, दोनों की दिशा सेम हो जाएगी, है ना, दोनों की दिशा क्या होगी, सेम हो गई। तो क्या होगा, जब दोनों की दिशा सेम होगी, तो अभी आपने फाई का जो मान बताया था, ये बताया था आपने ई एस कोस थीटा, ई एस क्या हो गया, कोस थीटा, तो ये हो गया ई एस, और कोस थीटा यानी कोस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, सबसे ज़्यादा होता है। तो सबसे ज़्यादा विद्युत फ्लक्स यहीं मिलेगा हमारे पास, क्या होगा, सबसे ज़्यादा विद्युत फ्लक्स यहीं होगा, रेखाएं अभिलंबवत ही गुजरेंगी, तो अधिकतम मान प्राप्त होगा जब हमारे पास क्या हो, थीटा का मान 0 आ जाए। लेकिन अगर मैं थीटा का मान 90 डिग्री कर दूं, थीटा का मान क्या करूं, 90 डिग्री कर दूं, देखिए अगर यूँ था और ये इसको भेद देगी, है ना, तो इस वक्त क्या है, थीटा का मान, थीटा का मान क्या है, 0 है। क्यों है, वो जो थीटा था ना, इस क्षेत्र के लंबवत जो सदिश आ रहा है वो, और विद्युत क्षेत्र के मध्य का कोण था, वो थीटा क्या था, इसके लंबवत आ रहा है जो विद्युत क्षेत्र, यही तो विद्युत क्षेत्र है, और यही क्या है, अभिलंबवत जो जा रही रेखा यही है, तो दोनों बराबर हैं, इसलिए इसको क्या हुआ, भेदता हुआ आराम से चला जाएगा, तो अधिकतम मान होगा। लेकिन अगर मैं क्या करूं, थीटा का मान 0 कर दूं, यूँ कर दूं, ये यूँ आ जाए, अब मेरे पास विद्युत क्षेत्र रेखा आ रही, तो क्या होगी, इसके ऊपर से पास हो जाएगी, लंबवत नहीं आएगी, सारी रेखाएं क्या होंगी, पास होंगी, लंबवत नहीं आएगी। लंबवत तो तब हो सकती है जब ऊपर से विद्युत क्षेत्र नीचे आ रहा हो, समझ गए। तो जब मैं थीटा का मान 90 डिग्री ले लूँगा, तो यहाँ से कोई भी विद्युत रेखाएं पास नहीं हो पाएगी। दोबारा बोल रहा हूँ, विद्युत रेखाएं पास नहीं हो पाएगा मतलब है लंबवत पास नहीं हो पाएगी, समझ रहे हो बात को, पृष्ठ के लंबवत जाने वाली विद्युत रेखाओं को ही हम क्या कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, तो लंबवत एक भी नहीं पास हो पाएगी। यहाँ पे अगर आप फाई का मान निकालेंगे, तो यहाँ पे आपके पास देखिए ई एस और कोस 90 आएगा, और कोस 90 का मान कितना होता है, तो आप जानते हैं कोस 90 का मान कितना होता है, 0 होता है, तो यहाँ पे 0 आएगा, और थीटा के लिए तो है ही आपके पास। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, थीटा पे भी निर्भर करता है। अगर 90 डिग्री आता है सर्वाधिक, ठीक है, 0 डिग्री या 180 डिग्री पे क्या होगा, सबसे कम होगा, 180 पे माइनस का 1 होता है, 0 पे प्लस का 1 होता है। तो फाइनली हम सूत्र को इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है, ये कह सकते हैं आप कि थीटा बराबर 0 पर विद्युत का मान क्या होता है, अधिकतम होता है, और थीटा बराबर 90 पे विद्युत का मान क्या होता है, विद्युत फ्लक्स का मान क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, थीटा बराबर 0 पे विद्युत फ्लक्स का मान अधिकतम होगा, और 90 पे क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, चलिए, तो कुल मिला के हमने ये भी कह दिया कि अपने पास जो फाई है, ये फाई है वो क्या होगा, किस पे डिपेंड करेगा, कोस थीटा पे भी डिपेंड करेगा। फाई हमारा क्या होगा, कोस थीटा पे डिपेंड करेगा। तो आप देख रहे हैं फाई क्या हो गया, ई पे समानुपाती है, एस के समानुपाती है, और किसके हैं, कोस थीटा के समानुपाती है। ठीक है, और इन सबको हटा के समानुपाती की जगह के लगाते हैं, के का मान इसके लिए क्या होता है, 1 होता है, और फाइनली आपका वो सूत्र प्राप्त होता है, कौन सा, फाई बराबर ई एस कोस थीटा, और ई एस कोस थीटा को हम क्या करते हैं, ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर लिखते हैं। ठीक है, चलिए, अगर हमारे पास शेप इरेगुलर है, अनियमित है, तो इसका हम विद्युत फ्लक्स कैसे ज्ञात करेंगे। बाकी का तो निकाल सकते हो, एस तो क्या है आपका क्षेत्रफल था, जैसे आयत आया तो निकाल दोगे, गोला आया तो निकाल दोगे, वो तो अपन निकाल सकते हैं। लेकिन अपने पास अनियमित पृष्ठ के लिए क्या करोगे आप, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अल्पांश क्षेत्रफल लेते हैं। अल्पांश एक छोटा क्षेत्रफल लेते हैं,
उस पर हम क्या करते हैं, फ्लक्स का मान निकालते हैं, फिर उसका समाकलन कर दीजिए या सबको जोड़ दीजिए, तो उससे आपके पास क्या होगा, कंप्लीट का पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए मेरे पास एक कोई भी अनियमित क्षेत्र है, वहाँ पे मैंने क्या किया, छोटे छोटे ये ले लिए और इन पे हम देख रहे हैं कि ये आपके पास विद्युत क्षेत्र रेखाएं जा रही है। ठीक है, अपने पास क्या हो रही है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं ये जा रही है, ये जा रही है, ये जा रही है, ये भी अपने पास जा रही है, इधर से क्या हो रही है, निकल रही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे निकाल लेंगे मान, सपोज कीजिए यहाँ पे φ1 आ गया, फिर यहाँ पे निकालेंगे φ2, φ3, φ4, 5, 6, 7, 8 कितने भी आ जाएँ उन सबको जोड़ देंगे, या फिर एक साथ क्या कर सकते हैं आप, समाकलन भी कर सकते हैं। ये समाकलन करके भी हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे एक बात और गौर करो आप कि जब ये जा रही है, विद्युत फ्लक्स रेखाएं क्या है, जा रही है, तो उस वक्त क्या है, यहाँ पे थीटा का मान क्या है, 90 से ज़्यादा होता है क्या, देखिए यहाँ पे ये आ गया और ये देखिए थीटा का मान क्या हो गया, 90 से ज़्यादा हो गया। जब निकलती है, पृष्ठ से बाहर निकलती है, तो वहाँ पे अगर आप देखें तो ये थीटा का मान क्या है, 90 से कम है। जब थीटा का मान 90 से ज़्यादा होता है तो आप जानते हो, यदि आपका थीटा 90 से क्या है, ज़्यादा है, तब क्या होता है बताइए, उस वक्त क्या होता है, कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा क्या होता है, 90 से ज़्यादा होने पे माइनस का होता है। कोस थीटा क्या होता है, माइनस का होता है। और यदि थीटा का मान आपका 90 से कम है तो इस वक्त क्या होता है, कोस थीटा का मान क्या होता है, प्लस का होता है। ठीक है, उस वक्त क्या होता है, प्लस का होता है। तो सीधी सी बात ये कह सकते हैं कि जो प्रवेश कर रही है रेखाएं, उस वक्त फ्लक्स क्या होगा, उस वक्त फ्लक्स क्या होगा, माइनस का होगा। उस वक्त फ्लक्स क्या होगा, माइनस का होगा। जब बाहर निकल रही है तो उस वक्त फ्लक्स क्या होगा, उस वक्त फ्लक्स क्या होगा, प्लस का होगा। ये ध्यान रखना है। ठीक है, माइनस का होगा और प्लस का होगा। ठीक है, देखिए समान विद्युत क्षेत्र भी पढ़ा था आपने, हमने क्या पढ़ा था, एक समान विद्युत क्षेत्र पढ़ा था। अगर ध्यान हो आपको तो समान विद्युत क्षेत्र इस तरह था, उसमें क्या थी, रेखाएं एक ही दिशा में और समांतर थी। हमारे पास रेखाएं क्या थी, एक ही दिशा में थी और समांतर थी। अगर मैं इसमें कोई क्षेत्र रखता हूँ, इसमें अगर मैं कोई क्षेत्र रखता हूँ, सपोज कीजिए मैंने एक क्षेत्र रख दिया इसके अंदर, समान ये अपन ने एक क्षेत्र रख दिया, ये क्षेत्र रख दिया मैंने। अब देखिए इसमें, इस क्षेत्र में एंटर करने वाली रेखाएं कितनी हैं, जो प्रवेश कर रही है, 1, 2, 3। 3 तो क्या कर रही है, प्रवेश कर रही है। 3 रेखाएं प्रवेश कर रही है। तो मैंने आपको यहाँ बताया था कि जो प्रवेश करती है तो उसको क्या करते हैं, माइनस से दिखाते हैं। तो प्रवेश करने वाली रेखाएं, मान लो मैं φ1 बोलूँ और φ1 कितना आ गया, एक बार -3 ले लेते हैं। ठीक है, बाहर कितनी निकल रही है, तो आप कहोगे सर बाहर भी क्या निकल रही है, 3 ही निकल रही है। तो इनको अगर मैं जोड़ूँ, φ1 और φ2 जो करूँगा, क्या आएगा, 3 और 3 कितना हो जाएगा, 0। तो बच्चों ये बात ध्यान रखनी है कि समान विद्युत क्षेत्र में अगर आप कोई प्रश्न रखते हैं तो उस पर जो नेट फ्लक्स होता है उसका मान क्या होता है, 0 होता है। उसका मान क्या होता है, 0 होता है। ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, हमें क्या करना है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। एक अपन ने बात की थी सदिश क्षेत्रफल की, बीच में हमने सदिश क्षेत्रफल की बात की थी, उसको भी थोड़ा सा क्लियर कर दूँगी। सदिश क्षेत्रफल क्या होता है, वहाँ तो आपको बता दिया। सदिश क्षेत्रफल का मतलब है कि अपने पास मान लो ये कोई क्षेत्र है, ये आपका क्या है, क्षेत्र है, ये तो क्षेत्रफल आ जाएगा इसका। इस पृष्ठ पे जो लंबवत रेखा लोगे आप, इस पृष्ठ के क्या होंगे, लंबवत रेखा लेंगे। जैसा कि आप सदिश गुणन में पढ़ते थे, सदिश गुणन में हम पढ़ते थे, आपको ध्यान होगा A क्रॉस B सदिश गुणन करते थे, 11th क्लास में आपने पढ़ रखा है। तो वहाँ पे आपको बताया गया है, जिन्होंने नहीं पढ़ रखा कोई बात नहीं, यहाँ बता रहा हूँ। सदिश गुणन A क्रॉस B करते थे, तो A क्रॉस B करने पे आपके पास ये आता था, मोड ऑफ A मोड ऑफ B साइन थीटा और एन केप आता था। हमारे पास ये आता था, मोड ऑफ A मोड ऑफ B साइन थीटा एन केप आता था। अब ये एन केप क्या था, तो इतना तो आप कह दोगे सर केप लग रहा है इसलिए क्या है, ये इकाई सदिश है। ठीक है, इकाई सदिश तो है, लेकिन एक खास बात और थी। ये और क्या था, एन केप क्या था, A और B दोनों के तल का लंबवत इकाई सदिश था। A और B दोनों के तल का था, है ना। A तथा B के तल का अभिलंब हम लिखे थे वहाँ पे, अभिलंब इकाई सदिश। ठीक है, अभिलंब ऊपर लिख दिया मैंने इकाई, इसलिए अभिलंब सदिश। तो कहने का मतलब ये एन केप था। ये क्या था,
एन कैप था, देखिए यहाँ पे भी मैंने दिखा रखा था आपको एन कैप, ये सारे क्या हैं, एन कैप हैं, ये भी एन कैप है, ये भी क्या है, एन कैप, ये भी अपना एन कैप है, और ये भी क्या है, एन कैप है। तो ये जो अपना सदिश क्षेत्रफल इसी को कहते हैं। ये क्या होगा, जो क्षेत्र होगा उससे बाहर की ओर होगा, इतना ध्यान रखना, जो क्षेत्र होगा उससे क्या होगा, बाहर की ओर होगा। समझिए बात को, ये क्षेत्र के क्या होगा, बाहर की ओर होगा, इसी को हम सदिश क्षेत्रफल कहते हैं। जैसे मान लो मैं एक घन लूँ या घनाभ लूँ, सपोज कीजिए मैंने एक घन या घनाभ बनाया, जैसे ये ले लिया अपन ने, एक चित्र बना लेते हैं घन या घनाभ का, ये ले लिया अपन ने, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि इनके पृष्ठों का एन कैप बताइए या सदिश क्षेत्रफल बताइए, तो जब मैं ऊपर वाले की बात करूं, अपन क्या करें, ऊपर वाले किसकी बात करें, इस वाले क्षेत्र की, ये ऊपर वाला जो क्षेत्र है ना, इस क्षेत्र की बात करें, एक बार ऊपर वाले क्षेत्र की बात करें, तो ऊपर वाले क्षेत्र की बात करोगे तो यहाँ पे इसका जो होगा ये होगा इस तरह, ठीक है, इसको हम बोलेंगे इसका सदिश क्षेत्रफल, ठीक है। इसकी बात करें, चलिए एन कैप से दिखा दूँ एक बार, या फिर एस वेक्टर से भी दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी बात करूं तो इसके लिए भी क्या होगा, इधर से बाहर जाता हुआ आएगा, ये होगा। नीचे वाले की बात करूं तो क्या होगा, ये होगा इसका, ठीक है। इसकी बात करूं तो इसका भी क्या होगा, इस साइड जाएगा, ये होगा इसका, और पीछे वाले का क्या होगा, पीछे की तरफ से जाएगा, है ना, समझ गए इस बात को, पीछे की तरफ से। इस तरह हमारा सदिश क्षेत्रफल निकलता है। ये निकालना आना चाहिए, क्योंकि जितने भी आंकिक प्रश्न किए जाते हैं वहाँ बड़ी समस्या आती है, इस चीज़ को देखना आना चाहिए, ठीक है। गोला और अर्धगोला देखा होगा आपने, जानते हो गोला और अर्धगोला। अगर गोले के बारे में बात करेंगे कि अपने पास गोला है, उसका हम कैसे पता करें भाई, गोला का सदिश क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करोगे, गोला यानी स्पेयर होता है, गोला का सदिश क्षेत्रफल, इसका कैसे पता करें, इसका कैसे पता करोगे। सपोज कीजिए मेरे पास ये गोला है, ठीक है, ये गोला का एक हिस्सा है, पूरा ही ले लेते हैं, चलिए गोला बना देते हैं। अपने पास क्या है, ये गोला है। अब मुझे इसके पृष्ठ के लंबवत एकांक सदिश लेना है, वही क्या होगा, इसका सदिश क्षेत्रफल होगा। तो देखिए पृष्ठ के लंबवत कैसे लें, कौन सा होगा बताइए। ये बड़े विषय का है कि हम क्या लें, जैसे ये लें, मैंने ये ले लिया और एक ले रखा है मैंने ये, मुझे ये पता करना है कि दोनों में से कौन सा सही है, दोनों में से कौन सा सही है। तो इसको देखने का तरीका सुनिए, इसकी दिशा क्या होती है, अगर इसको नीचे तक लेके जाऊं, देखिए यहाँ पे केंद्र होता है ना, अगर नीचे तक लेके जाएं और केंद्र से अगर मिल जाता है, ये रेखा क्या हो, अगर ये रेखा सीधी लेके जाऊं, अगर ये केंद्र से मिल जाए तब तो क्या है, अभिलंबवत है, अदरवाइज नहीं है। तब तो क्या है, अभिलंबवत है, लंबवत है, अदरवाइज नहीं है। ना तो पहले वाला मिल पा रहा है, ना दूसरा मिल पा रहा है, इसका मतलब क्या है, ये गलत है। हमारे पास क्या होना चाहिए, केंद्र से मैच करना चाहिए, इसको केंद्र से मिलना चाहिए। अगर ये केंद्र से नहीं मिल पा रहा है तब नहीं हो पाएगा, अपने पास क्या होगा, तब नहीं हो पाएगा। तो केंद्र से मिला के, जैसे अगर गोले का चाहिए आपको, तो वो जो जितने भी लोग हैं वो सारे क्या होने चाहिए, केंद्र से मैच करने चाहिए। जैसे मान लो यहाँ से अपन ने लिया, ये है, ठीक है, इसकी बात करूँ तो ये भी दिशा सही है, ये दिशा भी सही है, ये दिशा भी सही है। ये सारे क्या होंगे इसके, ये सारे क्षेत्रफल सदिश होंगे, एरिया वेक्टर होंगे। रेखाएं अगर ले रहे हैं आप, यहाँ से जो भी ले रहे हैं वो क्या होना चाहिए, केंद्र से मिल जाना चाहिए, सीधा केंद्र से मिलना चाहिए। तो इस तरह आप पता कर सकते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल कर ले, छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं, उसको भी करके देखते हैं। आपने हेमीस्फेयर का नाम सुना होगा, सुना है, हेमीस्फेयर का मतलब होता है अर्धगोला। ये अपने पास अर्धगोला है, ठीक है। अर्धगोला के बारे में जानते हो, इसका क्षेत्रफल कितना होता है अर्धगोले का। अगर मैं आपसे पूछूं क्षेत्रफल कितना होता है, तो यहाँ पे दो भाग है, एक तो वक्र भाग, तो वक्र भाग का जो होता है क्षेत्रफल वो कितना होता है, ये वाला ऊपर वाला क्षेत्रफल, ऊपर वाला। पूरे गोले का होता है 4 पाई आर स्क्वायर, पूरा जो गोला होता है उसका 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो आधे गोले का करूँगा, वक्र भाग का करूँगा तो कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। और नीचे सतह का अगर देखेंगे तो सतह जिसका क्षेत्रफल अगर आप देखें तो सतह का क्षेत्रफल कितना होगा, नीचे क्या बन रहा है, एक वृत्त ही तो बन रहा है, नीचे क्या बन रहा है अपने पास, एक वृत्त ही तो बन रहा है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं, इस तरह है ना, इसका क्षेत्रफल हम देख सकते हैं। हमें क्या कर रखा है,
ऐसा गोला बना के दे रखा है और ये पूछ रहा है कि भाई साहब इसमें ये समान विद्युत क्षेत्र आ रहे हैं, इसमें क्या हो रहे हैं, समान विद्युत क्षेत्र हैं। जैसे ये मान लो समान विद्युत क्षेत्र हैं अपने पास, सीधी रेखा है। आपसे पूछे कि इसका नेट फ्लक्स बताइए, कुल फ्लक्स कितना है ये बताइए, तो आप क्या कहोगे, कुल फ्लक्स कितना होगा। समान विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, जीरो हो जाएगा। कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। समझ रहे बात को, कितना होगा, जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने इसको समान विद्युत क्षेत्र में रखा है और दो भागों में जा रहा है, एक तो वक्र भाग से निकल रहा है ना, और क्या हो रहा है, सतह वाले में आ रहा है, दो भागों में जा रहा है, तो दोनों के क्या होंगे, फ्लक्स बराबर होंगे। एक तो क्या होगा, माइनस का होगा और एक क्या होगा, प्लस का होगा, इसलिए वो क्या होगा, कट जाएगा। वो क्या होगा, कट जाएगा। अगर मैं नीचे का निकालना चाहूँ तो आप निकाल सकते हो नीचे का क्षेत्रफल, आपको पता ही है इसका एस क्या लेंगे, पाई आर स्क्वायर। एस अपन क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन परीक्षा में पूछ लेते हैं, तो छोटे छोटे क्वेश्चनों का आंसर आप दे सकते हैं। कंपटीशन एग्जाम में खूब पूछा जाता है, ऐसे सवालों को कंपटीशन एग्जाम में खूब पूछते हैं, जिसका हम डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। तो याद रखना, समान विद्युत क्षेत्र में कोई अगर आपने क्या कर रखा है, प्रश्न रख रखा है, तो उस पर जो नेट फ्लक्स होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसकी मात्रक के बारे में कि फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। ठीक है, मात्रक निकाल सकते हैं। जब आपको सूत्र आ गया, तो जैसे हमें सूत्र आ गया तो हम मात्रक और विमा तो बड़े आसानी से ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं, पता है ना। हमें क्या करना है, सबसे पहले फॉर्मूला लिख देना है। तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया, फाई बराबर ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। ठीक है, ई इंटू एस भी लिख सकते हैं समझने के लिए। अब देखो, हमने ई एस लिखा तो आपको ई का, ई क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी ना, पहले निकाला हुआ है ना। ई का मात्रक क्या था, न्यूटन बटे कूलाम। और एस होता है क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का मात्रक आप जानते हो क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो फाइनली फाई जो आपका विद्युत फ्लक्स है उसका मात्रक आप लिख सकते हो न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम। न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम। और इसको हम वेबर बोलते हैं, इसको क्या करते हैं हम, वेबर। ठीक है, क्या बोलते हैं हम इसे, वेबर बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी लिख सकते हैं, एसआई में बोल सकते हैं इसको। एसआई यूनिट इसकी क्या होगी, वेबर होगी। एमकेएस यूनिट भी है वेबर, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम लिख सकते हैं। मैंने एक और बताया था आपको, इसका मात्रक है, ई का मात्रक मैंने वोल्ट बटा मीटर भी बताया था। और ये भी कहा था कि अगला अध्याय जब सेकंड पढ़ेंगे वहाँ समझ में आ जाएगा इसका वोल्ट बटा मीटर क्यों हुआ है। चलिए वहाँ तो समझ लेंगे, लेकिन हमें तो याद है। तो इससे भी हम बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए, ई का मान रख दिया मैंने वोल्ट बटा मीटर, और क्षेत्रफल है मेरे पास मीटर स्क्वायर। तो मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, ये कट जाएगा ना, 1 मीटर से ये मीटर कट जाएगा, और मेरे पास ये क्या आ जाएगा, वोल्ट है ना, वोल्ट इंटू मीटर। क्या आ जाएगा अपने पास, वोल्ट इंटू मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपने पास दूसरा मात्रक आ गया। तो आपने एमकेएस या एसआई यूनिट में देख लिया, इसको आप सीजीएस में भी निकाल सकते हैं। इस मात्रक को हम सीजीएस में भी बता सकते हैं। सीजीएस में तो देखो, बल का तो क्या होगा, एमकेएस में न्यूटन होता है, तो यहाँ पे सीजीएस में बल का मात्रक क्या होता है, डाइन होता है। ठीक है, डाइन होता है। वहाँ आप मीटर की बात कर रहे थे, तो यहाँ सेंटीमीटर की बात कर लेंगे एरिया के लिए। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपने पास डाइन इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर बटे में यहाँ पे कूलाम, और कूलाम की जगह हमने वहाँ क्या लिया था, याद है आपको, ESU। याद आया, ESU लेते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट है ना, स्थूल विद्युत की मात्रक है ना। तो वो ले लिया हमने ESU। और इस पूरे, ये जो लिखा हुआ है ना, इस पूरे को हम क्या कहते हैं, मैक्सवेल कहते हैं। मैक्सवेल के नाम से जाना जाता है। आपने मैक्सवेल के समीकरण वगैरह पढ़े हुए हैं, कुछ नाम याद आ रहा होगा, मैक्सवेल के सिद्धांत है ना, और भी पढ़ेंगे। तो सीजीएस में बच्चों उसको मैक्सवेल कहेंगे, एसआई में क्या कहेंगे, वेबर कहेंगे। ये परीक्षा में कई बार पूछा जाता है। ठीक है, कई बार पूछा जाता है कि फ्लक्स का मात्रक क्या है। ये वाला तो बहुत कम पूछते हैं क्योंकि सब जानते हैं निकालना। ये नाम याद होना चाहिए, एसआई में वेबर और सीजीएस में क्या होता है, मैक्सवेल होता है। जब आपने मात्रक निकाल लिया तो क्या करें, विमा भी बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। विमा अभी हमने पिछले लेक्चर में देखा था, ई की विमा निकाल ली थी हमने। ई की विमा ये निकाली थी, याद कीजिए, ML T की घात -3 और A की घात -1। ये किसकी निकाली थी, ई की। बस आपको S का और चाहिए, हमें क्या चाहिए, S की विमा और चाहिए। तो S की विमा और चाहिए, तो S की विमा क्या होती है, L² होती है। मीटर स्क्वायर होता है ना, L इंटू L, L स्क्वायर। बस इसको सेट कर लो।
ये L एक ये रहा और L दो ये रहा, कुल मिला के L कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये अपने पास आ गई फाई की विमा। ठीक है, तो ये आपका विद्युत फ्लक्स था। यहाँ पे आपने डॉट प्रोडक्ट देखा, तो चलते चलते एक डॉट प्रोडक्ट के बारे में और बताता चल जाऊँ ताकि आप आंकिक प्रश्न आसानी से कर सकें। देखिए, सपोज कीजिए कहीं पे अगर आपको ई वेक्टर ये दे दिया कि 2i, ठीक है, प्लस 3j और प्लस 4k, और हमारे पास एस वेक्टर दे दिया i माइनस जे प्लस के, और आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पे बता दीजिए फाई का मान क्या होगा। वेक्टर में दे दिया साहब, एंगल वगैरह कुछ नहीं दिया। ठीक है, अब अपने से पूछा है यहाँ पे फाई का मान क्या होगा। बहुत आसान है, हमारे पास क्या है, बिल्कुल आसान है। क्या करोगे, आता होगा डॉट प्रोडक्ट निकालना, ई डॉट एस निकालना है हमें। और ई डॉट एस कैसे निकलता है, 2 का इससे गुणा कर लो, 3 को इससे कर लो, 4 को इससे कर लो, क्योंकि आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के कितना होता है 1, तो सिंपल हो जाएगा 2 एकम 2। ठीक है, 3 को -1 से किया -3 और ये +4, कितना हो गया 4 और 2 हो गए अपने पास 6, और 6 में से 3 गए तो कितना आ गए 3 आ गया। ये फाई का मान आ गया। समझ गए, ये अपने पास क्या आ गया, फाई का मान आ गया। मैं ये अपन ने पढ़ा था ना, अगर याद नहीं है तो मैं लिख देता हूँ। यदि ए वेक्टर बराबर आपके पास A1 i कैप, A2 j कैप और A3 k कैप है, तथा हमारे पास B वेक्टर क्या है, B1 i कैप, B2 j कैप और B3 k कैप है, तब मुझे इनका डॉट प्रोडक्ट करना है। इस वक्त मुझे क्या करना है, A वेक्टर डॉट B वेक्टर करना है। तो क्या होता है, A1 B1 क्या होता है, ये A1 और B1, फिर क्या होगा प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 होता है। ये आपका डॉट प्रोडक्ट होता है। कक्षा 11 में पढ़ रखा है आपने, नहीं पढ़ा तो आपको अब होना चाहिए याद। ठीक है, वहीं आपको ये बताया गया है I डॉट I 1 होता है, J डॉट J भी कितना होता है 1 होता है, K डॉट K कितना होता है, ये भी कितना होता है 1 होता है ना ये। और अगर इनके उल्टे लिए जाते हैं, I डॉट J लिया जाता है तो उसका मान कितना आ जाता है 0 होता है। ऐसे ही J डॉट K, ये कितने भी लेते जाओ, इन सब के मान क्या होते हैं 0 होते हैं। ये आपको वहाँ बताया गया है। वहीं आपने ये भी पढ़ा था कि A डॉट B कर लेना या फिर आप B डॉट A कर लेना, एक ही बात है। क्रम विनिमय नियम का क्या करता है, ये पालन करता है। A डॉट B कर लो या B डॉट A कर लो, इसका भी ध्यान रखना है। तो कुछ आंकिक प्रश्न हम करेंगे, लेकिन अभ्यास एक बार हो जाए, पूरा इसका चैप्टर हो जाए। चैप्टर के अंत में आपको कुछ एग्जाम्पल जरूर बताए जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों आज की कक्षा में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय रहे।